अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ जी आदित्य त्यागी हैं और आदित्य को सब लोग जानते हैं, बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं और अक्सर फील्ड में काम करती हुई हमें दिखाई देती हैं, जो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। थैंक यू सो मच आदित्य कि आज आप आई हैं, बहुत शुक्रिया। Thank you, Arzu, for your kind words. Thank you so much. आज हम थोड़ी बात करेंगे। सबसे पहले तो जो पीएम मोदी ने इंटरव्यू दिया है अपना, उस पे पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी काफी उसका जिक्र किया जा रहा था। खैर पहले तो पॉजिटिव ही चीजें बताई जा रही थी कि उन्होंने कहा कि मैं अमन के लिए आया था और मैंने उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के उनको भी इन्वाइट किया और इस तरह की कई चीजें उन्होंने जो कही। लेकिन आज मैं देख रही थी पाकिस्तान की तरफ से जवाब भी गया है और उन्होंने कहा है कि जी बहुत सी बातें जो है वो उन्होंने वन साइडेड होके कर दी। क्या कहेंगे आप? देखिए, आपका तो देश है। अब मैं आपके सामने बोलूंगी तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जितनी भी बातें की, और मैं इसे सिर्फ इसलिए नहीं कि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, मैं अगर एक सेकंड के लिए भूल जाऊं कि मैं इंडियन हूं, तो एक लाइन, आप खुद एक जर्नलिस्ट हैं, ठीक है? लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, आई एम ऑन योर शो, बट लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। यू आर अ पाकिस्तानी एंड यू आर अ जर्नलिस्ट, एंड आई वॉन्ट यू टू बी अ पाकिस्तानी वाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन, ठीक है? आप खुद एक लाइन बताइए जो प्राइम मिनिस्टर बोले हैं 7-8 मिनट। आप मुझे उनकी एक लाइन बताइए जिसमें वो झूठ बोल रहे हैं, या जिसमें वो ये बोल रहे, ऐसा कुछ उन्होंने बोला है जो हमने और आपने ना देखा हो, मतलब कुछ बिहाइंड द क्लोज डोर्स हुआ हो। आप मुझे वो एक लाइन बताइए। देखिए ऐसा तो कुछ नहीं था आदित्य, लेकिन अब हम कब तक उसी चीज को पकड़ के बैठे रहेंगे? नहीं, तो इसलिए मैंने आपसे ये कहा ना, देखिए आप खुद जर्नलिस्ट हैं, आप खुद पाकिस्तानी हैं, आपने ये हाँ माना ना कि उन्होंने कोई भी बात इधर से उधर नहीं हाँ। की। आप ये मानती हैं ना? तो देखिए, ट्रू। यही बात आपके एफओ जो है उनको भी समझनी पड़ेगी। आपका जो फॉरेन ऑफिस है उन्हें समझनी पड़ेगी। अगर आप इस बात को समझें कि कोई भी देश अगर उस पे हमला होगा, तो वो देश आपके साथ बातचीत की टेबल पर आएगा ही नहीं। क्योंकि बातचीत आप क्यों कर रहे हैं भाई? आप एक नॉर्मल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। आप इस स्थिति में, मैं तो कहती हूँ कि आप नॉर्मल रिलेशनशिप क्या, आप इतनी स्थिति बना लीजिए कि आप एक दूसरे को हेलो हाय तो बोल पाए। अभी तो आप उस स्थिति में भी नहीं है जहां आप एक दूसरे को ग्रीट कर पाए, जो कि बहुत ही बेसिक कर्टेसी होती है। और दूसरी बात, आरजू, क्योंकि मैं खुद जम्मू कश्मीर बहुत जाती हूँ, और दूसरा, अब इफ आई ब्रिंग दैट इंडियन हैट बैक ऑन, तो आप देखें कि इंडिया ने जितने कैजुअलिटी सफर किए हैं इस टेररिज्म के, टेररिस्ट अटैक्स में, वो बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई है। और फिर मैं खुद एज अ जर्नलिस्ट, जब मुझे याद है, मैं खुद, प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने, जब वो प्राइम मिनिस्टर बन के आए, तो उन्होंने आपके जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, उन्हें बुलाया। जब उन्होंने बुलाया, फॉरगेट अबाउट एवरीबडी एल्स, आई वाज आल्सो वेरी सरप्राइज्ड कि अरे प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, यू नो। तो ये मैं आपको एक बहुत ही जो ऑर्डिनरी से सिटीजन है उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ, वो ऐसे सोच रहा था। तो आप ये समझे कि नरेंद्र मोदी ने जो उनकी कैपिटल थी, पॉलिटिकल कैपिटल थी, उसको स्टेक पे रखा था। आप उसको, आप आज अगर लोगों को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी इज अ हार्ड लाइनर, एक सेकंड के लिए आप 10 इयर्स पीछे जाइए। नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं और वो किसको बुला रहे हैं? वो बुला रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। वो कह रहे हैं चलो कंपीट करते हैं, पर हम कंपीट किसमें करेंगे? हम गरीबी खत्म करने में कंपीट करेंगे। वो, उस नेता को कैसा लगा होगा? आप सोचो एक सेकंड के लिए कि जब आपने एक के बाद एक अटैक्स इंडिया पे माउंट किए, इंडिया ने आपके साथ कई बार कोऑपरेट करने की कोशिश की, उन्होंने सबको चौंका दिया था जब वो नवाज शरीफ से मिलने के लिए लाहौर पहुंच गए थे। मुझे याद है वो खबर हम ही ने ब्रेक की थी, उन दिनों में जी में थी। तो जैसे ही मैंने देखा, आई वॉज रियली शॉक्ड कि ये क्या है। और मैंने एक शो के दौरान वो देखा था, तो मैंने अपने जो हमारे एडिटर थे उन्हें भेजा, एंड देन एवरीबडी वाज लाइक अरे ये क्या है, यू नो। सबको उन्होंने चौंका दिया। प्राइम मिनिस्टर हालांकि ऐसे डिसीजंस लेते आए हैं जहां पर वो सबको चौंकाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो उनके कैपिटल थी जो उन्होंने स्टेक पे डाली पाकिस्तान के लिए, मैंने आपसे ये बात इसलिए कही कि आप, अगर मैं, हमें राजनीति कोई ऐसा तो है नहीं कि रोबोट्स करते हैं। राजनीति एक केमिस्ट्री पर टिकी होती है, राइट? राजनीति ट्रस्ट पर टिकी होती है। जैसे मेरे और आपका अगर संबंध है तो वो एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट पे टिका हुआ है। मैं किसी भी पाकिस्तानी यूट्यूबर के साथ जाके नहीं बैठूंगी। तो वो जो ट्रस्ट था, जिस केमिस्ट्री को बिल्ड करने की कोशिश प्राइम मिनिस्टर ने की, और जिसमें उन्होंने बहुत बड़ा जोखिम उठाया, आज मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। और मेरे जैसे लोगों को भी उन्होंने हैरान कर दिया था कि अरे ये कर रहे हैं, उसके बाद हमें क्या मिलता है?
हमें पठानकोट मिलता है, हमें उरी मिलता है, हमें पुलवामा मिलता है, फिर आप क्या करेंगे उसके बाद? जब ये आपके बातचीत के टेबल पे होने के बाद ये सब हो रहा है तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे भाई कोई फायदा नहीं है ना, कोई आपके घर रोज पत्थर फेंकेगा तो आप कहेंगे अब मैं इसको जरा बताता हूँ, यू विल गेट एन आयरन गेट ऑन योर आउटसाइड योर गेट सो दैट द पर्सन कैन नॉट हिट यू एंड यू विल क्लोज द डोर्स ऑन दैट पर्सन एंड दिस इज व्हाट ही हैज डन। मुझे तो ये समझ नहीं आया कि वो कह रहे हैं बड़ी आपका ऑफिस कह रहा है कि ऐसा किया वैसा किया। मैंने जैसे आपसे कहा कि एक भी तथ्य अगर उन्होंने नहीं बोला उसमें या उनका फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है तो आप बता देना, आप बोलते ना कि आपने ये झूठ बोल रहे थे, ये इन्होंने नहीं किया। जितनी हाँ बातें उन्होंने कही सब उन्होंने की है ना, एक भी ऐसी चीज तो उन्होंने बोली ही नहीं वहां पर जो नहीं की। और हमारा एक इतिहास है, पहले हम एक साथ थे, 47 में हम जो हैं वो अलग हो गए। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर बहुत ईमानदारी से बात होनी चाहिए थी आरजू, और मुझे लगता है इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ईमानदारी से वो बात की भी है। और मैं ये एक जर्नलिस्ट के तौर पे कह रही हूँ। और जो दूसरा मैंने कहा कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं बोली और गोली तो साथ साथ नहीं चलेगी, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और उन्होंने एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की बात की, उन्होंने प्रॉक्सी वॉर की बात की। अब ये मैं और जो हमारे दर्शक हैं वो सब जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम इतना ये ऐसे टर्म्स हैं जो हम एक लंबे अरसे से सुनते समझते आए हैं, राइट? तो उस डिटेल्स में आप कहेंगी तो मैं चली जाती हूँ, बट आई थिंक दैट इज क्लियरली अंडरस्टूड। मगर उन्होंने आम पब्लिक की तारीफ की, उन्होंने कहा आम पब्लिक जो है वो बिल्कुल नहीं चाहती कि लड़ाई झगड़ा हो, उन्होंने ये बात भी कही है। तो कहीं ना कहीं वो जाहिर है कि वो जो भी यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट है और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो उसकी ही बात कर रहे थे। लेकिन कुछ आपको लगता है कि कोई पॉजिटिव चीज हम दोनों कंट्रीज में होते हुए देखेंगे, या यही ब्लेम गेम चलता रहेगा जो 77 ईयर्स से चल रहा है? मैं पता है इसे ब्लेम गेम भी नहीं कहूंगी, ईमानदारी से आप बताया ना, उनसे एक सवाल पूछा गया था तो ही वाज रिस्पोंडिंग टू दैट क्वेश्चन, है ना? आप देखें कि आपके यहाँ से अभी जो बलूचिस्तान में हो रहा था तो सीधे तौर पे तो इंडिया ने कराया है, इसमें इंडिया का हाथ है। अब आप ये सब बातें करेंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि इंडिया आके आपसे बात करे और आपकी बातों को तवज्जो दे, तो कैसे होगा? कैसे होगा? होगा नहीं ना। आप ऐसा तो है नहीं कि वो जिम्मेदारी सिर्फ इंडिया की है, वो जिम्मेदारी पाकिस्तान की है ना, पाकिस्तान की भी है ना। दो लोग अगर दोनों की इन्वॉल्व है, है, दोनों की है। आप ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में, अब ये किसी से छिपा है कि वहां पे एनफोर्स डिसअपियरेंसेस का बहुत बड़ा इशू है। आप खुद पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है। वहां पे एनफोर्स डिसअपियरेंसेस का इशू है, पाकिस्तानी फौज की वहां पे कितनी प्रेजेंस है ग्राउंड पर आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हैं। आप वहां पर मारंग बलोच सिविल राइट्स के लिए एक मूवमेंट चला रही है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि उनकी जो मूवमेंट है वो लगातार हाईलाइट हुई है, उस पर बहुत बात हुई है। तो ये ऐसी कोई भी नई बात मैं और आप नहीं कर रहे हैं ना जो एकदम ऐसी हो कि भाई एकदम चौंकाने वाली है कि भारत ये कहता रहा है कि आप पहले शांति लेके आइए, आप माहौल तो बनाइए। अब तो माहौल बना ही नहीं रहे हैं ना, माहौल तो आप बना ही नहीं रहे हैं। तो जब आप माहौल नहीं बनाएंगे और आरोप लगाएंगे कि ये आपकी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से हो रहा है, जबकि आप अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे। मेरे घर में मैं अगर सांप पालूंगी तो जैसे हिलरी क्लिंटन ने कहा था, अगर मैं सांप पालूंगी तो डसेंगे, और वो आपको आज लेकिन इसमें वैसे तो खैर हमने आज बलूचिस्तान की बात नहीं करनी थी, लेकिन आपने जैसे जिक्र किया मारंग बलोच साहिबा का, डॉक्टर मारंग बलोच का, तो यहाँ पर ये जरूर है कि पाकिस्तान की तरफ से इस किस्म के एलिगेशंस भी सुनने में आई, ना सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से बल्कि कई लोग जो कह लीजिए कि सोशल मीडिया पर यहाँ वहाँ कि जी भारत के पास न्यूज पहले कैसे चली जाती है कि पाकिस्तान में कुछ हुआ है, कोई अटैक हुआ, कुछ हुआ, तो भारतीय मीडिया बहुत तेजी से दिखाता है। तो इसके ऊपर तो खैर मैंने तो खैर अपना एक वीडियो बनाया ही था, लेकिन ये क्या एज अ जर्नलिस्ट आप क्या समझती हैं कि ये तो मेरे ख्याल है मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जल्द से जल्द खबर निकाले, या आपको लगता है नहीं पहले पाकिस्तान की गवर्नमेंट जब तक अनाउंस ना कर दे तब तक कुछ नहीं होना चाहिए? अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात बताइएगा, बीएलए ने वो जो ट्रेन हाईजैक हुई उसमें कितनी कैजुअलिटी बताई, और आपके डीजी आईएसपीआर ने क्या बताया? वो तो और 450, हाँ। और बताए, और आपके डीजी आईएसपीआर कह रहे थे कि बलूचिस्तान नाराज बलोच, आप ही लोगों को बोल रहे थे। क्या नाराज बलोच लगा रखा आप लोगों ने? वो तो एनफोर्स डिसअपेरेंस को वो कंपेयर कर रहे हैं मिसिंग पर्सन से। मतलब क्या मतलब मुझे क्या कहना चाहिए? इससे ज्यादा इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट मैं कम से कम फौज से बेहतर आर्ग्यूमेंट की उम्मीद करती हूँ, क्योंकि फौजियों को मैं बहुत पेडिस्टल पे रखती हूँ।
और इतनी इंसेंसिटिविटी के साथ आप बोल रहे हैं कि ऐसा तो अमेरिका में होता है, ऐसा तो फला जगह होता है, यहाँ होता है। अब आप मुझे बताएं कि अब मैं इंतजार करूं, ऐसे में मैं इंतजार करूं कि पाकिस्तान क्या बोलेगा और जो पाकिस्तान का वर्जन होगा वो चलाऊं, या जो खबर है वो चलाऊं? आई थिंक आंसर बोथ ऑफ अस नो। एग्जैक्टली। सो आप खबर पाकिस्तान भारत कैसे पहुंच जाती है, तो वो भूल रहे हैं कि उसमें कोई और लोग भी इन्वॉल्व है। जो इंफॉर्मेशन आजकल हम जिस दुनिया में रहते हैं वो सोशल मीडिया का जमाना है, वहां पर चीजें इतनी तेजी से आती हैं और इतनी तेजी से ट्रैवल करती हैं। समटाइम्स फेक न्यूज ट्रैवल करती है, बट समटाइम्स रियल न्यूज ट्रैवल करती है। तो मगर ये हम तो बीएलए बहुत पे ही भी तो, मगर आदित्य बीएलए पे भी तो हम कंप्लीटली एक भरोसा नहीं कर सकते ना, ट्रस्ट नहीं आ सकता कि बीएलए जो न्यूज दे रही है वो बिल्कुल ठीक दे रही है, वो भी तो बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। नहीं, मैं कौन सही है कौन गलत है, मैं तो दोनों की बात करती हूँ कि हाँ। पाकिस्तान के डीजीआई, मैंने अभी कहा ना कि डीजीआईएसपीआर ने ये कहा और बलोच लिबरेशन आर्मी ने ये कहा, तो मैं तो दोनों के वर्जन की बात कर रही हूँ। चलिए, वो अगर 214 बता रहे हैं और आपकी तो फौज ने कुछ भी नहीं बताया, आपकी फौज ने तो कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि फिर उसके काउंटर हमने देखे वीडियोस में कि ताबूतों की पूरी लाइन लगी हुई है, कॉफिन्स पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में कॉफिन्स पहुंच रहे हैं। आपके जर्नलिस्ट ने ये बताया कि ये झूठ बोल रहे हैं कि जी फौज छुड़ा के लाई है लोगों को। लोग बताने लगे कि हमें तो खुद ही छोड़ दिया, हमें तो उन्होंने छोड़ा, हमें आने दिया, बच्चों को, जो महिलाएं थी, बच्चे थे, उनको आने दिया। अब ये ट्रू। तो इंडिया के जर्नलिस्ट नहीं बता रहे थे, ये तो इंडिया के जर्नलिस्ट की रिपोर्ट नहीं है, तो आप ही के यहाँ की रिपोर्ट है ना। तो बिल्कुल। ये सब बातें आप ही की मीडिया के हवाले से आई। तो मैंने अपने जर्नलिज्म में एक चीज हमेशा फॉलो की है कि दोनों साइड जो कह रही है वो मैं बताती हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं अग्रेसर को विक्टिम के बराबर नहीं रखती। जो विक्टिम है मेरी नजर में वो विक्टिम है, तो मैं न्यूट्रल नहीं हूं, लेकिन हाँ मैं ऑब्जेक्टिव हूं, मैं दोनों की बात बताती हूँ। और इस केस में तो साफ साफ प्रमाण है कि आप ही के यहाँ के जो वीडियोस हैं, जो इनका इंडियन जर्नलिस्ट से कोई लेना देना नहीं है, इंडियन मीडिया से लेना देना नहीं है, आवाम आपकी है, जनता आपकी है, रिपोर्टर आपके हैं, चैनल आपके हैं, जो अटैक है वो आपके यहाँ पे हुआ है, सब कुछ आपका है, इंफॉर्मेशन भी आप ही की है और वो बाहर भी आ रही है। तो फिर उसमें इंडियन मीडिया को क्यों ब्लेम करना? इंडियन मीडिया कहाँ से आया उसमें? नहीं, डेफिनेटली मेरा ख्याल है मीडिया को या इंटरनेशनल मीडिया को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल यहाँ पर ये सब कुछ भी हुआ तो मैंने कहा वो भी आपसे पूछ लूं। लेकिन अब हम जिस टॉपिक की तरफ जाएंगे नहीं, पता है उसमें। इसमें क्या है ना आरजू, जी। सॉरी, इसमें पता है जी। क्या है? ये ऐसे है कि घर में आग लगी हो ना, तो पहले आग बुझाने का काम करना चाहिए और वजह पता करनी चाहिए क्यों लग गई। अभी क्या हो रहा है ना, आग लगी है ना, तो अब आग लगी है, उस घर को गार्ड करने की जिम्मेदारी आपके स्टैब्लिशमेंट की थी, वो नहीं कर पाए, चाहे वो इंटेल का मामला हो, चाहे वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का मामला हो। आप 76 साल से क्या बोलते हैं? 76 साल से आप यही बोलते हैं ना, इंडिया हमारा दुश्मन है। एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रही हूं मैं, बिल्कुल। यही बोलते हैं ना हम्म। एस्टैब्लिशमेंट की, इंडिया हमारा दुश्मन है, बड़ी फौज चाहिए, मजबूत फौज चाहिए, ये हम्म। हम इनका ये कर देंगे, हम इनका वो कर देंगे, यही बोलते हैं ये। हम्म। तो आप इतना बड़ा खर्चा आपकी फौज पे होता है, राइट? आपकी फौज इकोनॉमी हम्म। में भी इंटरफेयर करती है, आपकी फौज वहां नेता बैठाती है, पार्लियामेंट में कौन पहुंचेगा ये डिसाइड करती है, कौन क्या करेगा। अभी फजलुर रहमान जो उनके जो मार्च की बात हो रही है, उसे लेकर भी तरह तरह की बातें हो रही है कि वो फौज ही करवा रही है। तो जो एक ऐसा फोर्स जो नेता चुन चुन के बैठा रहा है, जिसने किसी कंट्री की डेस्टिनी को कंट्रोल किया है, वो ये कह रहा है कि इंडिया ने करा दिया, इतना बड़ा अटैक इंडिया ने करा दिया और आपको कानों कान खबर नहीं लगी। आई वुड नॉट बाय दैट। आपके नहीं, पास खैर ना ये इंटेल चीज था। तो है, ये चीज तो हम भी कह रहे हैं कि भाई ये इतना बड़ा अटैक हो गया तो आपको पता कैसे नहीं लगा। इसके ऊपर तो खैर लोग बात कर रहे हैं और ब्लेम कर रहे हैं इनको, लेकिन खैर वो लेने के लिए तैयार नहीं है ब्लेम। वो कहते हैं नहीं जी, इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, तो पता नहीं फिर ये क्या था, मजाक हो रहा था। लेकिन ये जरूर है कि अगर हम अब बात करें जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, और मैं तो अभी तक देखा है कि बेस्ट है स्पोर्ट्स की, तो आपने देखा ही होगा कि $500 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है सऊदी अरेबिया, जो ग्लोबल T20 करवाएगा। उसमें जो न्यूज एक आई वो ये कि आईपीएल जो है, कि आईपीएल को उससे कोई खतरा है, आईपीएल के लिए जो आपके यहाँ होता है उसमें आपको लगता है कि लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाएगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। सो लेट मी ब्रेक मैनी हार्ट्स। अभी भी जो आईपीएल होता है ना, आप देखें, आईपीएल तो होता ही है, बिग बैश होता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, हम्म। बहुत सारे लीग्स होते हैं, ठीक है, लेकिन आईपीएल का अपना एक वजूद है।
आईपीएल की अपनी एक फॉलोइंग है। जो आप सऊदी के हवाले से बोल रही हैं कि वो लीग स्टार्ट करने वाले हैं, तो देखो दो तीन चीजें हैं ना अर्जू, आपके दर्शकों को पता होनी चाहिए। पहली बात, वो लीग आईसीसी के अप्रूवल के बाद आएगी। आईसीसी जब उसको अप्रूव करेगा वो लीग तब आएगी। और जो मुझे उस लीग के बारे में जानकारी है, सऊदी इज नॉट लुकिंग टू मेक एनिमीज इन स्पोर्टिंग फील्ड और इन क्रिकेटिंग फील्ड। वो खुद ये बात कह रहे हैं कि उस लीग को वो ऐसे पॉइंट्स पर ऐसे क्रिकेट कैलेंडर ईयर में उन विंडोज में फिट करेंगे जब क्रिकेट नहीं होगी। तो जाहिर तौर पर अगर आज हम इंटरनेशनल क्रिकेट कैलेंडर की बात करें तो आईपीएल उसका एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। अब लोग उस पर डिबेट कर सकते हैं राइट और रॉन्ग, बट उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आप देखें कि आईपीएल को सिर्फ ऐसे मत देखें कि बिलियन डॉलर लीग या लोगों को कमाई होती है। आप उसे देखें कितने जो क्रिकेटर्स जो कि कहीं गुम हो जाते हैं, जिनके बारे में लोगों को पता भी ना चलता। सिर्फ और इसे सिर्फ इंडियन क्रिकेटर्स के लिहाज से नहीं, आप दुनिया भर के क्रिकेटर्स के लिहाज से भी देखें, उनके टैलेंट को दुनिया ने देखा है। आईपीएल की परफॉर्मेंस के बूते लोग गए अपनी नेशनल टीम्स में खेलने के लिए। T20 फॉर्मेट में महारत हासिल की है बहुत सारे लोगों ने। इतने मैचेस आप खेलते हैं तो मुझे एक चीज लगती है कि जिसने भी ये रिपोर्ट लिखी उसको ये समझ होनी चाहिए कि आईपीएल इज नॉट अ कंपीटिंग लीग, आईपीएल इज देयर। और जो भी नई लीग आएगी वो जो क्रिकेट के कैलेंडर में फ्री विंडोज होंगी, फ्री टाइम अवेलेबल होगा, वो वहां पे फिट होंगी। और जितना मुझे सऊदी की लीग के बारे में पता है, उस लीग में दैट लीग वुड टेक प्लेस एट 4 प्लेसेस। तो मुझे नहीं लगता वो लीग जो है वो एट वन गो होगी। उसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है। बिल्कुल। और सीधी सी बात है, अगर वो अप्रूवल के लिए आईसीसी के पास जा रहे हैं, सो आईसीसी वुड आल्सो फिगर आउट। देन अगर कोई लीग फॉर अ सेकेंड, लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट, आईसीसी रिजेक्ट कर देती है उस लीग को और वो लीग एक रेबल लीग की तरह आती है। तो हमने देखा है रेबल लीग जो है उनका फ्यूचर क्या रहा है। हमने इंडिया में देखा, आईसीएल आई थी, कोई फ्यूचर नहीं रहा उसका। और उसमें सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स गए, आप ये भी देखें। तो क्या होता है कि अभी जो आप लीग्स देखती है सुनती हैं उनमें मोस्टली जो क्रिकेटर्स जाते हैं उनमें कई जो लीग्स हैं वो रिटायर्ड प्लेयर्स के लिए है। क्योंकि जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स हैं वो या तो आईपीएल आके खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश भी खेलते हैं, बट अदरवाइज उनका फोकस जो होता है वो अपनी नेशनल टीम के लिए खेलने पर होता है। एंड आईपीएल अलाउज देम टू अर्न, एंड विच इज नॉट अ बैड थिंग बाय द वे। आप उस क्रिकेटर के बारे में सोचे ना जिसके पास कमाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं है। आप सबको एक विराट कोहली या रोहित शर्मा की नजर से क्यों देखें? आप देखें कि कितने सारे बडिंग प्लेयर्स हैं जिन्हें मौका मिला। अभी मैं दूर क्यों जाऊं, अभी बिहार से एक लड़के को मौका मिला है तो उसके घर में ऐसे खुशी का माहौल है कि कितनी बड़ी विक्ट्री उसने हासिल की है। तो ये प्लेयर्स के लिए रिकॉग्निशन है। तो मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि लोगों को ये एक आदत है लोगों की ना, इंडिया में भी कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि जो ऐसे बोलते हैं कि अरे दूसरे स्पोर्ट इसलिए कमजोर है क्योंकि क्रिकेट स्ट्रांग है। नहीं भाई, इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। आपकी गलती, क्रिकेट स्ट्रांग है क्योंकि क्रिकेट के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स आए उन्होंने उसे स्ट्रांग बनाया। आपको किसने रोका? आप भी बनाइए ना, आप लाइए उतनी विजिबिलिटी, आप क्रिएट कीजिए ना उतने चैंपियन प्लेयर्स। कोई भी स्पोर्ट बिना चैंपियन प्लेयर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलरली कोई भी लीग जो है वो बिना चैंपियन प्लेयर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती। वो सस्टेनेबल नहीं हो सकती, वो क्राउड्स को नहीं ला पाएगी लॉन्ग टर्म में, वो उतनी बड़ी हिट नहीं हो सकती जितनी बड़ी आईपीएल है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि आईपीएल पे किसी भी तरीके का कोई भी खतरा है ऑनेस्टली। और ये मैं आपको एज अ जर्नलिस्ट बता रही हूँ कि और जहां तक सऊदी की लीग आए, बिल्कुल आए, लोगों को मौके मिले, क्यों ना मिले लोगों को मौके, बट मुझे नहीं लगता वो उसे उस विंडो में ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे जिसमें आईपीएल होती है। क्योंकि क्लैश ओनली, देयर विल बी अ क्लैश ओनली इफ इट क्लैशेस विद आईपीएल, बट अब आई डोंट थिंक दे हैव सच प्लान्स। लेकिन लास्ट में मैं ये जरूर पूछूंगी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के कुछ फ्यूचर में चांसेस नजर आ रहे हैं आपको आईपीएल में आने के, या लगता है नहीं बस कहानी खत्म है? आई थिंक एटलीस्ट फ्रॉम नाउ। वैसे तो लोग कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया टिकी है, बट आप अब उम्मीद का मतलब ये भी नहीं है ना कि मैं विशफुल थिंकिंग करने लगूं और डे ड्रीमिंग करने लगूं। तो कम से कम
अदिति त्यागी एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं सोचती कि मैं पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में देखूंगी, ठीक है, क्योंकि आप देखें एक लंबा अरसा बीत चुका है जब से वो आईपीएल से बाहर बैठे हैं। और दोनों जैसे कि हम हमारे जब संबंध देखें, जब हमारे बीच में खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान के बीच क्रिकेट की बात होती है तो ये समझे वो खाली स्पोर्ट, एक खेल नहीं है, वो एक सेंटिमेंट है। तो जब दोनों ही देश इस बात पर अग्री नहीं कर पा रहे हैं कि वो दोनों एक दूसरे के यहाँ खेलेंगे, जैसे कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी को लेके एक बड़ी बहस हुई, तो वो आईपीएल में क्या खेलेंगे? और एक बात बताए, जब इंडिया ने अपने प्लेयर्स अभी आपके यहाँ भेजे नहीं, तो आपके प्लेयर आके इंडिया में खेलना चाहेंगे? इस वक्त खेलना चाहते हैं? दैट विल बी माई क्वेश्चन। मेरा ख्याल है हमारे प्लेयर्स को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, आई डोंट थिंक। नहीं, उनको कोई ऑब्जेक्शन हो ना, उनको बुलाने के लिए भी तो कोई तैयार हो। इसलिए कि कोई बुलाने को भी तैयार हो और दूसरा जो गवर्नमेंट है वो भेजने के लिए तैयार हो। गवर्नमेंट अगर मना कर देगी तो कर देगी, मुझे नहीं लगता कि प्लेयर्स जो है वो नहीं खेलना चाहते। तो देखिए, आपने खुद ही आंसर कर दिया ना, इफ द गवर्नमेंट्स आर प्लेइंग सच अ ह्यूज पार्ट, आप खुद ही कह रही हैं कि प्लेयर्स को मना कर देगी गवर्नमेंट, तो इट इज गेम ओवर कि उनके लिए कोई होप कम से कम इन रीसेंट टाइम्स, रीसेंट फ्यूचर, तो मुझे अभी के फ्यूचर में तो मुझे दिखाई नहीं देती। और अनटिल एंड अनलेस की बहुत बड़ा हृदय परिवर्तन आपकी तरफ से हो जाए और एकदम भारत पाकिस्तान जो है वो एक दूसरे को गले लगाने के लिए तैयार हो जाए, जिसकी संभावना कम से कम मुझे अभी संभावना ना के बराबर लगती है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बहरहाल मैं जरूर देखना चाहती हूँ कि इंडिया पाकिस्तान जो है वो आईपीएल में साथ साथ हों और खेल रहे हो जैसे पहले खेला करते थे। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। देती, थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू, थैंक यू सो मच। थैंक यू।